कहानी की शुरुआत साल 1865 में अमेरिकन सिविल वॉर के आखिरी दिनों से होती है। यहाँ हम एक कैप्टन को देखते हैं। उसके हाथ में एक गोल्ड कॉइन था। उसके अलावा वहाँ बहुत सारे कैरेट भी थे जिसमें वैसे ही गोल्ड कॉइन भरे हुए थे। उन कैरेट पर बड़े बड़े अक्षरों में CA से लिखा था। फिर कुछ ही देर बाद अचानक शिप पर हमला हो गया, लेकिन कैप्टन बिल्कुल शांत था। वो तुरंत शिप को पानी की तरफ मोड़ता है और उसके सभी इंजन बंद कर देता है ताकि अंधेरे में शिप दिखाई न दे। उसकी ये चाल काम कर गई और शिप दुश्मनों की नजरों में आए बिना वहाँ से निकलने में कामयाब हो गया। अब कहानी प्रेजेंट टाइम पर आती है। हम अफ्रीका के एक शहर में सोफिया नाम की एक WHO की डॉक्टर को देखते हैं। वो एक वैन से उस इलाके में आई थी। वहाँ एक अजीब बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है और सोफिया एक के बाद एक पेशेंट की जांच करके उस बीमारी को समझने की कोशिश कर रही थी। उसने जब एक नए पेशेंट की जांच की तो उसे पता चला कि उसे भी वही बीमारी है जो इससे पहले कई लोगों को अपनी चपेट में ले चुकी है। पेशेंट की माँ बताती है कि उसका बेटा हाल ही में अपने बाप के साथ माली गया था और वापस आने के बाद अचानक उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। ये बात सुनते ही सोफिया को शक होने लगा। उसे लगा कि शायद इस बीमारी का कनेक्शन माली से हो सकता है। पेशेंट को देखने के बाद सोफिया अपने सुपरवाइजर जैक को बताती है कि अब तक ऐसे 6 केसेस सामने आ चुके हैं और उन्हें तुरंत WHO को इसकी जानकारी देनी चाहिए। लेकिन जैक ज्यादा उम्मीद नहीं रखता क्योंकि उसके मुताबिक इतने कम केसेस पर कोई ध्यान नहीं देगा और उन्हें किसी तरह की मदद नहीं मिलेगी। लेकिन सोफिया इस मामले को छोड़ने तैयार नहीं थी। वो खुद माली जाना चाहती है और इस बीमारी के असली सोर्स का पता लगाना चाहती है। तब जैक तुरंत इस बात से मना करता है क्योंकि माली में इस समय इंटरनल वॉर चल रही है और ऐसे खतरनाक इलाके में किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। इस दौरान दूर खड़ा एक मास्क मैन चुपचाप उन पर नजर रख रहा था, जैसे उसे डॉक्टर की इस इन्वेस्टिगेशन पर किसी ने नजर रखने भेजा हो। फिर सोफिया को उस पेशेंट के बाप का भी सैंपल चाहिए था क्योंकि वो भी माली जाकर आया है। इसीलिए वो उस लाइट हाउस की तरफ गई जहाँ पेशेंट का बाप काम करता था। वहाँ पहुँचने पर उसे पता चला कि वो आदमी भी इस बीमारी की चपेट में आ चुका था और उसकी मौत हो चुकी है। तब सोफिया चुपचाप उसका सैंपल लेकर वहाँ से निकलने लगी। उस समय पास ही में एक आदमी अपनी बोट में मछली पकड़ रहा था। तभी वही मास्क मैन अचानक सोफिया पर हमला कर देता है। अब इससे पहले कि वो सोफिया को मार पाता, बोट चलाने वाला आदमी बीच में आ गया और उसे बचा लिया। दोनों के बीच हुई झड़प के दौरान मास्क मैन सोफिया का बैग छीनकर भाग गया। फिर कुछ देर बाद जब सोफिया को होश आया तो वो नोमाड नाम की एक शिप पर थी। ये शिप ट्रेजर हंटिंग की एक टीम का है। जिस आदमी ने सोफिया की जान बचाई थी उसका नाम डग है और वो इस शिप का कैप्टन है। फिर डग पानी के अंदर गया और कुछ समय बाद पानी से बाहर निकला। उसके साथ एक बहुत कीमती स्टैचू था। फिर शिप का ओनर एमरोल वहाँ पहुँचा और डग से ट्रेजर तैयार रखने कहा क्योंकि उसी रात एक इम्पोर्टेंट म्यूजियम पार्टी होने वाली है। बाद में डग उस पार्टी में जाने से पहले एक नाइजीरियन डीलर से मिलने गया। इस तरफ पार्टी में वो कीमती स्टैचू गेस्ट के सामने डिस्प्ले किया जाता है। ये स्टैचू एक एंशिएंट अफ्रीकन किंग की टॉम से निकाला गया था। इस तरफ वो डीलर डग को एक गोल्ड कॉइन दिखाता है। उस कॉइन पर CA से लिखा हुआ था। जैसे ही डग की नजर उस कॉइन पर गई उसकी एक्साइटमेंट और बढ़ गई। आखिरकार उसे वही चीज मिल गई थी जिसकी तलाश में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। इस तरह पार्टी में मस्कोट कंपनी का ओनर वेस भी मौजूद था। ये वेस और उसकी कंपनी डग की ट्रेजर हंटिंग को फंड कर रही है। तभी सोफिया भी उससे मिली और वेस से माली जाने के लिए मदद मांगने लगी क्योंकि उस इलाके में वेस के बहुत सारे पावरफुल कनेक्शंस है। लेकिन वेस सोफिया से कहता है कि माली जाना बहुत खतरनाक है, लेकिन वो फिर भी उसकी मदद करने की कोशिश करेगा। लेकिन सोफिया को नहीं लगता कि वेस उसकी मदद करने वाला है। अब सोफिया के जाने के बाद डग वो CA से वाला कॉइन अपने बॉस को दिखाता है। दरअसल ये कॉइन माली में एक आदमी को मिला था। डग को पूरा यकीन है कि जिस मिसिंग शिप को वो तलाश कर रहा है वो भी शायद उसी इलाके में हो सकता है। ये बात सुनकर उसका बॉस भी काफी एक्साइटेड होता है। दरअसल डग बस 3 दिन का समय और उसकी बोट मांग रहा था। तब उसका बॉस मान गया कि 3 दिन में वो माली जाकर शिप से जुड़ा कोई बड़ा क्लू लेकर आए। अगर उन्हें कोई बड़ा क्लू मिल गया तो वो फुल स्केल मिशन शुरू करेंगे। अब अगले दिन जब डग, एल और रूडी नदी के पास पहुंचे तो वहाँ सोफिया और जैक पहले से उसका इंतजार कर रहे थे। दरअसल सोफिया को भी माली जाना था और डग भी माली जा रहा है। इसीलिए डग के बॉस ने सोफिया को डग के साथ माली जाने की परमिशन दे दी। अब ये पांचों एक साथ माली के लिए निकल गए। इस बीच रात के समय डग सोफिया पर लाइन मारता है और सोफिया उसकी लाइन पकड़ती भी है। अब अगले दिन माली पहुँचने के बाद डग वापस मिलने पर सोफिया को डेट के लिए पूछता है और सोफिया मान भी जाती है। फिर सोफिया उस बीमारी और
डग उस खजाने की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अलग हो गए। फिर डग एल के साथ उस आदमी के घर गया जिसे सबसे पहले गोल्ड कॉइन मिला था, लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चला कि उस आदमी की भी मौत हो चुकी है। इस तरह उन्हें पहला क्लू मिलने के बाद भी अब वो डेड एंड पर पहुंच गए। अब दोनों एक डाइनर में बैठकर सोच रहे थे कि आगे क्या करे। तभी डग की नजर पास मौजूद एक मस्जिद पर गई। उसे लगा कि पुराने रिलीजन साइड में अक्सर पुराने रिकॉर्ड और हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सेफ रहते हैं, इसीलिए डग जाकर मस्जिद के मौलवी से मिला। तब वो मौलवी उसे ले जाकर पुराने रिकॉर्ड दिखाने लगा। तब आखिरकार उसे एक इंटरेस्टिंग जानकारी मिली। दरअसल 200 साल पहले यहाँ रेगिस्तान की जगह नदी हुआ करती थी। तब यहाँ एक शिप आया था, लेकिन उस शिप पर मौजूद सभी इंसान पहले ही मर चुके थे। रिकॉर्ड के मुताबिक नदी के तेज बहाव में वो शिप बहकर आगे चली गई। अब डग के लिए ये जानकारी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। उसे लगने लगा कि अब वो उस लेजेंडरी शिप के बहुत करीब पहुंच चुका है। वो तुरंत अपने बॉस को कॉल करता है और अब तक मिली जानकारी उसे बताता है। इसके बाद डग एल और रूडी के साथ नदी से गांव नाम के एक सिटी की तरफ जाने लगा, लेकिन सफर के दौरान अचानक रूडी की नजर एक अजीब चीज पर गई। दरअसल स्कैनिंग डिवाइस पर अजीब तरह का लाल कीचड़ चिपक गया था। रूडी बताता है कि इतनी तेज बहने वाली नदी में इस तरह की मिट्टी मिलना नॉर्मल नहीं है। उसके हिसाब से इसका मतलब है कि आसपास कहीं कुछ गलत काम हो रहा है। अब इस डिस्कवरी के बाद वो लोग अलर्ट हो गए। उन्हें लगता है कि शायद ये लाल मिट्टी उस खोए हुए शिप तक पहुंचाने का कोई क्लू हो सकता है। डग और उसके साथी उस रेड मड के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने अचानक एक मिलिट्री पेट्रोल बोट आ गई। बोट में मौजूद सोल्जर बार बार उनके साथ आए फॉरेनर डॉक्टर के बारे में सवाल करने लगे। वो जानना चाहते थे कि दोनों डॉक्टर कहाँ है। दरअसल माली के रूलर किंग कासिम को पहले ही पता चल चुका था कि दो फॉरेनर डॉक्टर उसके इलाके में फैल रही मिस्टीरियस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उसे डर है कि अगर आउटब्रेक की खबर बाहर की दुनिया तक पहुंच गई तो इससे बहुत बड़ा स्कैंडल खड़ा हो सकता है। इसी वजह से उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिए थे कि डॉक्टर को तुरंत मार दिया जाए। सोल्जर्स की बातों को ध्यान से सुनने के बाद डग समझ गया कि मामला सीरियस है, इसीलिए वो ऐसा दिखाता है जैसे उसे इंग्लिश नहीं आती। फिर वो सोल्जर को इशारे से समझाता है कि दोनों बोट को रोप से बांध देते हैं ताकि वो आराम से बात कर सके। सोल्जर उसकी बात मान गए। फिर जैसे ही सोल्जर्स ने अपनी बोट पर रस्सी बांधी, डग ने चुपचाप एल को सिग्नल दिया और अगले ही पल एल ने अपनी बोट को स्पीड से आगे बढ़ा दी। तेज झटके की वजह से मिलिट्री बोट पलट गई और उसमें बैठे सभी सोल्जर्स पानी में गिर गए। फिर डग तुरंत रोप काट देता है और उनकी बोट तेजी से आगे निकल गई, लेकिन उनकी परेशानी अभी तक खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि थोड़ी दूर आगे दो और मिलिट्री बोट पहले से उनका रास्ता रोक कर खड़ी थी। उनमें बैठे सोल्जर तुरंत उन पर फायरिंग करने लगे। डग समझ गया कि इस अटैक में उनकी बोट ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगी, इसीलिए वो सभी को बोट छोड़ने के लिए कहता है। लेकिन पानी में कूदने से पहले एल ने बोट का फ्यूल पाइप काट दिया और उसके पास एक सिगार लगा दी। फिर जैसे ही मिलिट्री बोट उनके करीब आई, डग और उसके साथी पानी में कूद गए। सोल्जर बोट पर फायरिंग कर रहे थे। तब कुछ ही सेकेंड में उस फ्यूल में आग लग गई और सोल्जर की बोट के पास जाकर उनकी बोट ब्लास्ट हो गई। इस धमाके में दोनों मिलिट्री बोट भी तबाह हो गई। डग, एल और रूडी तैरकर किनारे पर आए। वहाँ उन्हें एक छोटी सी हट दिखाई दी जिसे वो कुछ समय के लिए छुपने की जगह बना लेते हैं। रूडी डग से कहता है कि अब तो बोट भी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, इसीलिए उन्हें ट्रेजर हंटिंग छोड़कर वापस जाना चाहिए। लेकिन डग साफ मना कर देता है, क्योंकि अब उसके लिए सबसे जरूरी काम खजाना ढूंढना नहीं बल्कि डॉक्टर मतलब सोफिया और जैक को बचाना है। वो रूडी से कहता है कि वो बॉर्डर पार करके बॉस के पास चला जाए, जबकि डग और एल उस रास्ते पर निकलते हैं जहाँ सोफिया और जैक गए थे। दूसरी तरफ सोफिया और जैक एक दूर दराज के विलेज में गए, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए, क्योंकि पूरे विलेज में जगह जगह लाशें ही लाशें थी। ऐसा लगता है कि लगभग पूरा गांव उसी मिस्टीरियस बीमारी की वजह से खत्म हो गया। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। सोफिया एक घर के अंदर गई और वहाँ बहुत सारी लाशें साथ में पड़ी थी। जांच करने के बाद उसे यकीन हो गया कि ये बीमारी वही है जो उसे मूवी की शुरुआत में मिली थी, लेकिन यहाँ ये बीमारी कहीं ज्यादा तेजी से फैल रही है, साथ ही और भी ज्यादा खतरनाक रूप ले चुकी है। अगली सुबह सोफिया और जैक बचे हुए लोगों की मदद से मरे हुए लोगों को दफनाने लगे। ये बहुत इमोशनल और दुखद समय था, क्योंकि इस बीमारी ने बहुत सारे लोगों की जान ले ली थी। बैरियर पूरा होने के बाद सोफिया की नजर गांव के कुएं पर गई। उसे शक होता है कि शायद इस बीमारी का कनेक्शन गांव के वाटर सप्लाई से है। इस शक की जांच के लिए वो कुएं के अंदर उतरने और उसके पानी का सैंपल लेने का फैसला करती है। अब जैसे ही वो नीचे उतरकर पानी का सैंपल लेने वाली थी, उसे अचानक ऊपर से जैक की आवाज सुनाई दी, क्योंकि मिलिट्री फोर्स गांव में पहुंच चुकी थी। अब इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता, उसे गन शॉट की आवाज सुनाई दी। दरअसल सोल्जर्स ने वहाँ मौजूद लोगों को गोली मार दी थी। फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चॉपर आया। उसमें खुद किंग कासिम था। वो बहुत गुस्से में है। कासिम सोल्जर और जैक से फीमेल डॉक्टर के बारे में पूछता है जो इस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, लेकिन जैक
उसे कुछ नहीं बताता। तब कासिम जैक को मार देता है। फिर कासिम अपने सोल्जर्स को इस गांव को जलाने बोलकर चला गया। लेकिन सोफिया अभी भी कुएं के अंदर छुपी हुई थी, लेकिन वहां डग और एल भी पहुंच गए थे। दोनों दूर से छुपकर सब देख रहे थे। गांव को जलाने के बाद सोल्जर कुएं में गोलियां चलाने वाले थे, लेकिन तभी डग वहां पानी लेने के बहाने आया और अचानक सोल्जर पर हमला कर दिया। अब वहां डग, एल और उन सोल्जर्स के बीच लड़ाई शुरू हो गई। दोनों ने लगभग सभी सोल्जर्स को मार दिया था, लेकिन एक सोल्जर डग पर भारी पड़ रहा था। एल की गोलियां भी खत्म हो गई थी, लेकिन तभी उस सोल्जर को किसी ने गोली मार दी। तब डग ने देखा कि सोफिया कुएं से निकलकर उस सोल्जर को शूट किया है। फिर डग और एल जल्दी से सोफिया को लेकर वहां से निकल गए। सोफिया अपने साथी डॉक्टर जैक की मौत से बहुत दुखी थी। फिर कुछ समय बाद तीनों बीहड़ों में पहुंचे। फिर डग और एल ने अपने सभी हथियार नीचे फेंक दिए। तब देखते ही देखते वहां बहुत सारे लोग आ गए। फिर वो लोग उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगे। तब एक गांव में पहुंचने के बाद डग को एक विंटेज कार दिखाई दी। फिर वो लोग तीनों को अपने किंग गाटिगो के पास लेकर गए। दरअसल ये लोग बागी है जो कासिम के खिलाफ लड़ते हैं। तब गाटिगो उनसे पूछता है कि वो कौन है और उसके इलाके में क्यों आए हैं। तब सोफिया बताती है कि वो एक डॉक्टर है और वो पूरे देश में फैल रही मिस्टीरियस बीमारी की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये सुनने के बाद गाटिगो उन्हें एक ऐसे रूम में लेकर गया जहाँ बहुत सारे बीमार लोग थे। सोफिया ध्यान से सभी की जांच करती है और कंफर्म करती है कि इन सभी को भी वही बीमारी हुई है। वो गाटिगो को समझाती है कि उसे इस बीमारी के सोर्स का पता लगाना है ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। तब कुछ देर सोचने के बाद गाटिगो उन्हें अपनी सिटी में रहने और इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन दे देता है। फिर कुछ समय बाद सोफिया लोकल वाटर सप्लाई की टेस्टिंग शुरू करती है। टेस्ट के रिजल्ट आते ही उन्हें एक बहुत शॉकिंग बात पता चली। दरअसल ये कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि ये जहर है। वहाँ का पानी जहरीला हो चुका था, लेकिन इससे भी ज्यादा डराने वाली बात ये थी कि ये जहर नेचुरल नहीं था, किसी ने जानबूझकर पानी में जहर मिलाया है। फिर सोफिया ये बात गाटिगो को बताती है। अब उन्हें पता लगाना होगा कि ये पॉइजन आ कहां से रहा है। गाटिगो उसकी बात मान लेता है और उनकी हर मुमकिन मदद करने का वादा करता है, क्योंकि वो अपने लोगों को इस बीमारी से बचाना चाहता है। इसी दौरान एल कुछ बच्चों के साथ फुटबॉल खेल रहा था। खेलते खेलते बॉल दूर जाकर एक गुफा जैसी जगह में चला गया। एल बॉल वापस लाने उस केव में गया, लेकिन तभी उसे वहाँ कुछ ऐसा दिखाई दिया जो आगे की कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। उसने तुरंत डग और सोफिया को वहाँ बुलाया। दरअसल एल को वहाँ दीवारों पर बहुत पुरानी ड्राइंग दिखाई दी। उन ड्राइंग में एक ऐसी शिप बनी थी जिसे वो लोग काफी समय से ढूंढ रहे हैं। ड्राइंग को ध्यान से देखने पर पता चला कि ये शिप आसपास के रेगिस्तान के नीचे कहीं दफन हो सकती है। ड्राइंग से साफ पता चलता है कि कई सालों पहले इस इलाके में एक नदी बहती थी। तस्वीरों में दिखाया गया है कि एक शिप उसी नदी के रास्ते आगे बढ़ता हुआ इस जगह पहुंचा था। डग बताता है कि करीब 200 साल पहले यहाँ नदी थी, लेकिन धीरे धीरे नदी सूख गई और समय के साथ पूरा इलाका रेगिस्तान में बदल गया। कि वो शिप आज भी जमीन के नीचे कहीं दफन है। ड्राइंग में एक किला भी दिखाई दे रहा था, जिससे लगता है कि कभी उस नदी के किनारे एक फोर्ट हुआ करता था। अब डग सारे क्लू को जोड़ने लगा। उसे शक होता है कि जिस जहरीले पानी की वजह से बीमारी फैल रही है, उसका कनेक्शन भी शिप से हो सकता है, क्योंकि डग का मानना है कि नदी पूरी तरह खत्म नहीं हुई। हो सकता है कि जमीन के नीचे पानी के चैनल्स अभी भी मौजूद हो। अगर ऐसा है तो जहरीला पानी अंडरग्राउंड रास्ते से आसपास के गांव तक पहुंच रहा होगा और इसी वजह से वहां बीमारी फैल रही होगी। अब इस रहस्य का पता लगाने के लिए तीनों एंशिएंट ड्राइंग में दिखाए गए रास्ते को फॉलो करने निकल गए। वो लोग उसी रूट पर आगे बढ़ते हैं जहाँ कभी नदी बहा करती थी, लेकिन ये सफर आसान नहीं होता, क्योंकि चारों तरफ रेत और सूखा हुआ वेस्टलैंड दिखाई देता है। काफी दूर चलने के बाद आखिरकार उन्हें वही किला दिखाई दिया जो उन्हें एंशिएंट ड्राइंग में दिखाई दिया था। तीनों किले के ऊपर चढ़ते हैं ताकि वहाँ से पूरे इलाके को देख सके, लेकिन उनकी नजर दूर एक सोलर पावर प्लांट पर गई। तब डग वहाँ उस कंपनी का नाम पड़ता है। ये मास्कोट कंपनी की कोई फैसिलिटी थी। ये उसी आदमी वेस की फैसिलिटी है जिससे मूवी की शुरुआत में सोफिया ने माली जाने के लिए मदद मांगी थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि इतने सुनसान और दूर दराज के इलाके में इतनी बड़ी फैसिलिटी क्यों बनाई गई। इसी दौरान डग की नजर एक ट्रेन पर गई जो उसी प्लांट की तरफ जा रही थी। तब तीनों उस ट्रेन की पटरी के पास गए और किसी तरह गार्ड की नजरों से बचते हुए चलती ट्रेन में चढ़ गए। ट्रेन उन्हें सीधे उसी फैसिलिटी तक पहुंचाती है। वहां उतरने के बाद तीनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ
तरफ रूडी किसी तरह उनके बॉस तक पहुंच गया था। नहाने के बाद अपने कपड़े लेते समय उसकी जेब से वही ट्यूब गिरी जिसमें उसने लाल कीचड़ का सैंपल लिया था। तब रूडी तुरंत उस मिट्टी का सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजता है। जब टेस्ट का रिजल्ट आया तो रूडी ने उसकी रिपोर्ट अपने बॉस को दिखाई। रिजल्ट देखते ही उनका बॉस शॉक रह गया। इधर प्लांट के अंदर सोफिया, डग और एल अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। कुछ ही देर में उन्हें समझ आ गया कि यहाँ कोई इलीगल और बहुत खतरनाक काम चल रहा है। दरअसल वहाँ मौजूद तेज सनलाइट का इस्तेमाल करके फैसिलिटी में हाईली टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव केमिकल को डिस्ट्रॉय किया जा रहा था। सोफिया देखती है कि वर्कर बड़े बड़े कंटेनर को जमीन के नीचे मतलब अंडरग्राउंड लेकर जा रहे थे। तब तीनों चुपचाप उनका पीछा करने लगे ताकि पता चल सके कि इन कंटेनर को कहाँ ले जाया जा रहा है। फिर कुछ देर बाद उनके सामने एक बहुत बड़ा डोर था और वर्कर नीचे बेसमेंट में उतरने लगे। सोफिया, डग और एल ने भी अंदर देखा और वहाँ का नजारा देखकर कुछ पल के लिए वो एकदम शॉक रह गए। दरअसल अंडरग्राउंड स्टोरेज एरिया में हजारों टन के टॉक्सिक और रेडियो एक्टिव केमिकल कई सालों से जमा करके रखे गए थे। इनमें से कई सारे कंटेनर पुराने और खराब हालत में थे। कुछ कंटेनर से खतरनाक केमिकल बाहर निकल रहा था। मतलब ये एक तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल का डस्टबिन है जिसे वेस कासिम के साथ मिलकर चला रहा है। सोफिया तुरंत समझ गई कि असली प्रॉब्लम क्या है। दरअसल ये जहरीले केमिकल धीरे धीरे जमीन के अंदर जा रहे हैं और अंडरग्राउंड वाटर को जहरीला कर रहे हैं, जिसका कनेक्शन नाइजर रिवर से है। उस नदी पर करोड़ों लोग पीने के पानी के लिए डिपेंडेंट है। अब यही जहरीला पानी वाटर सप्लाई के जरिए अलग अलग इलाकों में फैल रहा है और इसी वजह से इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे हैं। वही दूसरी तरफ डग का बॉस और रूडी उन टेस्ट रिजल्ट को यूएस एम्बेसी लेकर गए। वो एम्बेसिडर को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि अगर इसे जल्दी ही नहीं रोका गया तो ये रेडियो एक्टिव पानी बहुत जल्द अमेरिका तक पहुंच जाएगा। इसके बाद पूरी दुनिया में भी ये एक तरह का ग्लोबल क्राइसिस बन सकता है। लेकिन वहाँ मौजूद एम्बेसिडर उनकी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करता क्योंकि उसमें किए गए क्लेम बहुत बड़े थे, इसीलिए उन्हें सच मानना बहुत मुश्किल है। इधर प्लांट में सोफिया, डग और एल वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वो भाग पाते वेस के लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। वहाँ खुद वेस भी मौजूद था। उसने तीनों को पकड़ लिया। फिर कुछ देर बाद वो बस सोफिया से पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहे थे और उन्हें इस फैसिलिटी के बारे में कैसे पता चला। सोफिया उसे पूरी सच्चाई बताती है। वो समझाती है कि इस प्लांट में चल रहा ऑपरेशन बेगुनाह लोगों की जान ले रहा है। बेसमेंट में जमा केमिकल धीरे धीरे अंडरग्राउंड वाटर सप्लाई में पहुँच रहा है और उस नदी को जहरीला बना रहा है जिसे लोग पी रहे हैं। शुरुआत में वेस इन सभी इल्जामों से साफ इनकार करता है क्योंकि उसके मुताबिक वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा। वो तो इन टॉक्सिक केमिकल को सेफली डिस्पोज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जैसे जैसे सोफिया उसे पूरी सिचुएशन समझाती है वेस के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगी। पहली बार उसे लगने लगा कि शायद सोफिया सही कह रही है और अगर ऐसा है तो इसका अंजाम भी बहुत खतरनाक होगा। दरअसल शुरू में सोफिया को जिस आदमी ने मारने की कोशिश की थी वो वेस का ही आदमी था। कासिम भी वेस के कहने पर सोफिया को ढूंढ रहा था क्योंकि वेस कासिम को अपना ये इलीगल प्लांट चलाने के लिए हर महीने पैसे देता है। वही दूसरी तरफ वेस के लोग डग और एल के हाथ बांधकर एक ट्रक में ले जा रहे थे और वो लोग तेज म्यूजिक सुन रहे थे। तब डग अपनी जेब से वो गोल्ड कॉइन निकालता है और उससे एक स्क्रू खोलने लगता है ताकि जिस रॉड में उसकी हथकड़ी लगी है वो खुल जाए। फिर दोनों स्क्रू खोलने के बाद दोनों ने खुद को पीछे की तरफ खींचा जिससे वो लोग गाड़ी के पिछले कवर के साथ नीचे गिर गए और म्यूजिक सुनने की वजह से वेस के आदमियों को कुछ पता भी नहीं चला। दूसरी तरफ वेस किंग कासिम से मिलने पहुंचा और उसे बताया कि सोफिया ने क्या पता लगाया है, लेकिन कासिम का जवाब सुनकर वेस भी हैरान हो गया। दरअसल कासिम को लोगों के मरने से कोई मतलब नहीं, उसे बस वो पैसे चाहिए जो वेस उसे हर महीने देता है और वो पैसे बंद नहीं होने चाहिए। चाहे वेस प्लांट चलाए या बंद कर दे, लोग मरे या जिंदा रहे उसे कोई मतलब नहीं। इधर एल और डग रेगिस्तान में भटक रहे थे। उनके हाथ अभी भी ट्रक की ट्रॉली से बंधे हैं, इसीलिए उन्हें ट्रॉली को भी अपने साथ घसीटते हुए चलना पड़ रहा था। काफी देर तक चलने के बाद दोनों पूरी तरह थक गए थे और उन्हें लगने लगा कि शायद बचने की उम्मीद बहुत कम है। तभी उन्हें रेगिस्तान में एक पुराना एयरप्लेन दिखाई दिया जो कई सालों पहले यहाँ क्रैश हुआ होगा। तब उन्हें प्लेन के पास कुछ टूल्स मिल गए और अगले सीन में हम देखते हैं वो दोनों हवा की मदद से उस प्लेन को किसी पानी की जहाज की तरह रेगिस्तान में चला रहे थे क्योंकि इतने सालों बाद भी उस प्लेन के टायर किसी तरह बच गए थे।
अब काफी दूर जाने के बाद उन्होंने प्लेन को एक गांव की दुकान में ठोक दिया। एल दुकान वाले से बहस कर रहा था और डग अपने बॉस को फोन लगाता है और अब तक जो कुछ भी हुआ उसकी पूरी जानकारी देता है। फिर थोड़ी देर बाद दोनों जीप लेकर वहाँ से निकल गए और बदले में डग ने उस दुकान वाले को अपना गोल्ड कॉइन दे दिया। फिर डग और एल गाटिगो के पास गए ताकि वो अपनी आर्मी के साथ कासिम से लड़े, लेकिन गाटिगो कासिम से सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता था क्योंकि उसके पास उतने लोग नहीं थे और ना ही ऐसे हथियार थे जिससे वो कासिम के खिलाफ लड़ सके। लेकिन सोफिया को बचाने में वो उसकी मदद जरूर करेगा। अब कुछ समय बाद उस प्लांट के गार्ड्स देखते हैं कि किंग कासिम और उसकी यूनिट वही आ रही है। कासिम अपनी फेमस कार में था, इसीलिए उन्होंने प्लांट का गेट खोल दिया, लेकिन जैसे ही वो लोग करीब आए तब पता चला वो डग और एल है। दरअसल ये कार पहले भी डग ने गाटिगो के पास देखी थी जो गाटिगो ने कासिम से चुराई थी। फिर दोनों हथियारों के दम पर अंदर घुसने में कामयाब हो गए। फैसिलिटी में घुसपैठ की खबर मिलते ही वेस तुरंत प्लांट के अपर सेक्शन की तरफ जाता है। दूसरी तरफ डग और एल फैसिलिटी के अंदर और आगे बढ़ने लगे, लेकिन वहाँ का नजारा देखकर दोनों हैरान रह गए क्योंकि फैसिलिटी खाली पड़ी थी। अब डग समझ गया था कि वेस यहाँ से जाने वाला होगा और यूएस और बाकी देशों को उसके इस प्लांट के बारे में पता न चले, इसीलिए वो इस प्लांट को उड़ाने वाला होगा। ये समझते ही एल तुरंत बम ढूंढने निकल गया। वो नीचे जाकर बम ढूंढने लगा, तभी अचानक पास में एक चॉपर आया। वे सोफिया को जबरदस्ती चॉपर में बैठाकर वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चॉपर के उड़ने से पहले ही डग वहाँ पहुँच गया और वेस को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी वेस का एक आदमी पीछे से डग पर हमला कर देता है। ये वही आदमी है जिसने शुरुआत में सोफिया को मारने की कोशिश की थी। इस लड़ाई के बीच सोफिया चॉपर से बाहर कूद गई। दूसरी तरफ एल को एक कंटेनर के अंदर बम मिल जाते हैं। वो तुरंत उन डायनामाइट्स को बैग में रखता है। तब उसी समय वेस चॉपर में कंप्यूटर की मदद से सोलर प्लांट का एंगल बदलकर उसे सन की तरफ करता है, जिससे सोलर पैनल मैक्सिमम पावर पर काम करने लगेंगे। दरअसल जिस जगह कंटेनर में उसने बम लगाया था उन्हें आगे जाकर प्लांट की मदद से जला दिया जाता है। अब उसने एक कंटेनर में बम लगा दिए थे जिससे सबको ऐसा लगेगा कि प्लांट एक हादसे में डिस्ट्रॉय हो गया, लेकिन एल ने पहले ही बम निकाल दिए थे। फिर जैसे ही वेस ने प्लांट शुरू किया, एल ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, लेकिन ब्लास्ट नहीं हुआ जिससे वेस का प्लान फेल हो गया। इधर सोफिया और डग मिलकर वेस के उस आदमी को भी टावर से नीचे गिरा देते हैं। अब उन्होंने सोफिया को बचा लिया था, इसीलिए तीनों जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से निकल गए। लेकिन वहाँ से बचकर निकलना इतना आसान नहीं था क्योंकि किंग कासिम खुद एक चॉपर से उनके पीछे लग गया और रेगिस्तान के बीच उनका पीछा करने लगा। कासिम अपने चॉपर से उनकी कार पर फायरिंग कर रहा था। वो किसी तरह उस किले में जाकर उससे बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन खुले मैदान में उनका बचना बहुत मुश्किल है। अब जैसे ही वो लोग किले की दीवार तोड़कर बाहर निकले, एल ने प्लांट से लाए डायनामाइट फेंकना शुरू किए। जैसे ही डायनामाइट जमीन पर गिरे, कासिम की फायरिंग से बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगे। कुछ टाइम के लिए रेगिस्तान में धूल और धुएं के बड़े बड़े बादल बन गए, जिससे कासिम के लिए देखना बहुत मुश्किल हो गया। इसीलिए थोड़ी देर के लिए कासिम को पीछे हटना पड़ा। लेकिन इन धमाकों से एक ऐसा बदलाव हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल धमाकों की ताकत से आसपास की रेत खिसक गई और उसके बीच सदियों से दबा हुआ एक विशाल शिप बाहर आ गया। ये वही लेजेंडरी शिप है जिसे ढूंढने डग यहाँ आया था। अब वह छुपने के लिए और कुछ नहीं था, इसीलिए डग, सोफिया और एल उसके अंदर जाने लगे ताकि कासिम से बच सके। लेकिन कासिम ने उन्हें देख लिया था। वो तुरंत शिप पर फायरिंग करने लगा। अब कुछ देर बाद कासिम के कई सोल्जर भी वहाँ पहुँच गए। अब लगातार हो रही फायरिंग के दौरान शिप के अंदर रखे कई कंटेनर टूट गए और उनके अंदर भरे गोल्ड कॉइन नीचे गिरने लगे। तब डग को अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा खजाना देखकर यकीन नहीं होता कि आखिरकार उसने वो खजाना ढूंढ ही लिया जिसे ढूंढने में उसने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। और इतने सालों बाद भी ट्रेजर पूरी तरह सुरक्षित था, लेकिन फिलहाल उन्हें अपनी जान बचानी है। तब शिप के अंदर उन्हें एक पुरानी तोप दिखाई दी, लेकिन उसकी कंडीशन काफी अच्छी थी। तब डग और एल समझ जाते हैं कि बचने का यही मौका है, इसीलिए वो उस तोप का गोला ढूंढते हैं। फिर तोप को रेडी करके फायर करते हैं, लेकिन पहली बार में काम नहीं बनता और कासिम उन पर गोलियां चलाते हुए निकल गया। अब कासिम फिर से आएगा, इसीलिए उन्होंने तोप को फिर से तैयार किया। फिर जैसे ही कासिम उनके निशाने पर आया, उन्होंने फायर कर दिया। तब वो तोप का गोला चॉपर का कांच तोड़कर अंदर चला गया। लेकिन कासिम ये देखकर खुश होता है कि वो फटा नहीं, लेकिन तभी उसने देखा कि वो एक पुराने जमाने का बॉम्ब है जो कुछ सेकंड बाद फटता है। अब कासिम कुछ कर पाता उससे पहले ही कासिम को लेकर उसका चॉपर ब्लास्ट हो गया। अब अपने लीडर के मरने के बाद कासिम की आर्मी का हौसला टूट गया। धीरे धीरे उसके सोल्जर अपने वेपन नीचे रखकर सरेंडर करने लगे। फिर डग, सोफिया और एल शिप से बाहर निकले। उन्हें समझ नहीं आता कि उन तीनों के सामने आर्मी ने हथियार क्यों डाल दिए, लेकिन जैसे ही तीनों पीछे मुड़े, उन्होंने देखा कि गाटिगो के आदमियों ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर रखा है और इस तरह डग, एल और सोफिया बच गए। दूसरी तरफ
तरफ यूएस में डग के बॉस ने एक अंडरकवर एजेंट को इस मामले की सच्चाई बता दी थी और उन्होंने इस बात पर एक्शन लेने का फैसला लिया था। फिर हम देखते हैं एक रेस्टोरेंट में एक वेटर वेस को एक ड्रिंक ला कर देता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो वेटर वही एजेंट था और उसने वेस की ड्रिंक में वही टॉक्सिक केमिकल मिलाए थे जिससे बेकसूर लोगों की मौत हुई थी। अब वेस भी वैसी ही मौत मरेगा जैसी अनगिनत लोगों ने अपनी जान गंवाई है। फिर आखिर में डग और सोफिया उस बीच पर गए जहाँ डग ने उसे ले जाने का वादा किया था। वहाँ पर वो कार भी रखी थी जिससे उन्होंने अपनी जान बचाई थी। इसके अलावा डग ने जिस खजाने को ढूंढने में पूरी जिंदगी लगाई वो खजाना उसने अपने पास रखा भी नहीं। उसने वो पूरा खजाना गाटिगो और उसके लोगों को दे दिया क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान उसी इलाके के लोगों को हुआ था और ये खजाना भी उन्हीं की जमीन पर मिला था। और इसी के साथ ये मूवी भी यही खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी और भी अमेजिंग मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली बार किसी और अमेजिंग मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ। पीस आउट।